घोषणा में अब कुछ ही घंटों का समय बचा है और इसी बीच टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया गवर्नमेंट पीजी कॉलेज पहुंचे, जहां जौनपुरिया ने कॉलेज में बने मतगणना स्थल की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर सौम्या झा सहित अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान जौनपुरिया अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आए। जौनपुरिया ने अपनी जीत के साथ ही कहा कि भाजपा क्लीन स्वीप करने वाली है, भाजपा गठबंधन के 400 सीटों के पार पहुंचेगी। देखिए, जिस हिसाब से पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, जिस हिसाब से मशीनों की है, उस हिसाब से एक एक रूम में जाके दिखाएंगे वैसा क्या है, कूलर चल रहे हैं नहीं चल रहे, ऊपर एसी न लगाए हैं, कई जगह भी टेंट नहीं लगा हुआ है, भाई टॉयलेट की शिकायत थी वो हम बता के आए हैं। तो हम बताएंगे भाई जो भी एजेंट आएंगे वो व्यवस्थित ढंग से बैठे, उनको सारी सुविधाएँ मिलें, उस सबको देखते हुए भी कहीं अनियमितता ना हो, उस सबके लिए कलेक्टर मैडम से बात की है और पर्यवेक्षक जो आए हैं उनसे बात की है। करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव अपनी जीत को आश्वस्त है। उन्होंने प्रदेश में 25 सीट बीजेपी की झोली में आने का भी दावा किया। इंदु देवी ने कहा कि पीएम मोदी जीत के हैट्रिक की ओर है, तीसरी बार देश में भाजपा सत्तासीन होगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की आमजन कल्याणकारी योजनाओं का आमजन में गहरा असर है। पीएम की नीतियों के कारण देश और प्रदेश में मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया। उन्होंने एग्जिट पोल के आंकड़ों को सही बताते हुए देश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। लोकसभा चुनाव मतगणना कल होनी है और परिणाम घोषित होंगे। हमारे साथ हैं भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव। इनसे जानते हैं किस प्रकार की कल इनको परिणाम आने की उम्मीद है, क्या संभावना है और किस आधार पर ये मानती हैं निर्णय रहेगा। कल परिणाम आने वाले हैं, हमें पूर्ण विश्वास है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पर, उनकी नीतियों पर और हमारे पूरे देश की आम जनता पर कि परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। बात राजस्थान की करें तो हमारे राजस्थान में पूरी 25 की 25 लोकसभा सीट में बीजेपी का कमल खिलेगा, कमल का फूल खिलेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। एग्जिट पोल जो आए हैं उनको लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, एग्जिट पोल आप सबने देखे हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, हमारे प्रधानमंत्री जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और परिणाम बिल्कुल अच्छे आएंगे। 25 सीट हमारी भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। एग्जिट पोलों के हिसाब से हमारी आम जनता पर हमें पूरा भरोसा है कि उन्होंने हमें पूर्ण आशीर्वाद दिया है। भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी जिनका कहना है प्रदेश में मोदी हैट्रिक लगा रहे हैं, उनकी सरकार बनेगी और राजस्थान में भी 25 की 25 सीट भाजपा की झोली में जाएंगी। मनोज जैन, फर्स्ट इंडिया न्यूज, करौली। पाली लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पीपी चौधरी ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार के नारे को सही साबित करते हुए हैट्रिक के साथ सरकार बनाएगी। पाली से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे पीपी चौधरी ने फर्स्ट इंडिया के साथ बात करते हुए जीत का दावा किया। लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से पूरे देश भर में चुनाव प्रचार किया गया, एक मोदी की गारंटी को लेकर भी काफ़ी प्रचारित किया। अब की बार 400 पार का भी नारा दिया गया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पाली से लगातार तीसरी बार उम्मीदवार और वर्तमान सांसद पीपी चौधरी इस बार पाली लोकसभा संसदीय क्षेत्र से मैदान में हैं। आज वो फर्स्ट इंडिया के साथ बात करने को लिए मौजूद हैं। अगर हम चुनाव परिणाम की बात करें या जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं उसकी बात करें, सबसे पहले तो इस चुनाव परिणाम को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए, चुनाव परिणाम का पूरा सर्वे ये एग्जिट पोल ही नहीं है, ये एग्जिट पोल है। तो और एक किसी एजेंसी का नहीं, सारी एजेंसी का अगर आप निचोड़ निकालें, एवरेज लें तो 370 और 400 पार जो आम जनता ने चुनाव के पहले जो नारा लगाया था, एक आवाज़ उठाई थी, वो आवाज़ परिलक्षित हो रही है और 370 भाजपा के और 400 पार एनडीए। ये सीटें भाजपा की आएगी और एनडीए की आएगी और कल जो है आपके सामने सारा का सारा परिणाम भी आ जाएगा। हम बहुत आश्वस्त हैं कि राजस्थान में हम चाहते हैं, राजस्थान में हमारी 25 की 25 सीटें भाजपा की आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछला चुनाव लगभग 4 लाख से अधिक वोटों से जीता था। इस बार किसी ने 7 लाख का दावा किया, 6 लाख का दावा किया। अगर जीत के आंकड़े की बात करें तो क्या मानते हैं? देखिए, पहला चुनाव लगभग 4 लाख, दूसरा चुनाव 5 लाख, लेकिन हम सोचते हैं कि अब की बार 5 लाख से तो पार होगा
क्योंकि आम जन का जो विश्वास, आम जन का मोदी जी की गारंटी पे विश्वास, आम जन का जो मोदी जी ने 10 साल में पाली लोकसभा क्षेत्र में जो विकास किया है, उसका विश्वास, भरोसा और मोदी जी पे पूरा आम जन का आशीर्वाद और विकसित भारत का एक आधारशिला, ये आधार है कि जो अब की बार पाली 5 लाख के पार जाएगी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पीपी चौधरी का लगातार तीसरी बार जहां हैट्रिक का दावा है, तो देश के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने की भी बात की जा रही है। अब देखना यह है कि कल जिस तरह से चुनाव परिणाम सामने आएंगे, उसमें तस्वीर साफ होकर सामने आएगी। फर्स्ट इंडिया के लिए मेरे सहयोगी संदीप के साथ पाली से मैं सुभाष त्रिवेदी। लोकसभा चुनाव 2024 मतगणना की तैयारियां, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। स्ट्रॉन्ग रूम से काउंटिंग रूम में ईवीएम को ले जाना होगा, वो सारा कार्य आपका सीएपीएफ के नेतृत्व में किया जाएगा। फिर दूसरा जो आउटर है एरिया, वो आरएसी के पास में रहेगा और उसके बाहर का एरिया पुलिस के पास में रहेगा। भारी संख्या में हमने प्लेन क्लॉथ में पुलिसमैन लगाए हैं, जो कि पूरे क्षेत्र में काउंटिंग एरिया के आसपास वगैरह सब जगह पे और ज़िले में निगरानी रखेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर भी हमने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस जारी करे हैं। लोकसभा चुनाव के परिणामों के ऐलान में कुछ ही घंटों का समय बचा है। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और इसी बीच लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। आज की रात प्रत्याशियों के लिए बेचैनी की रात होगी। वहीं अलग अलग एजेंसी और मीडिया हाउस की ओर से जारी एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस में भी जोश देखा जा रहा है। टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश चंद्र मीणा से खास बातचीत की सहयोगी वजाहत अख्तर ने। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों में कुछ ही समय शेष बचा है। हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा। बातचीत करते हैं, किस तरीके के चुनाव परिणामों का इंतजार है? धड़कनें बढ़ी हुई हैं, कुछ घंटे बाकी हैं। जैसा जनता ने वोट दिया है वैसा ही परिणाम आएगा, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो तो जब मतगणना होगी उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। और मैंने हमारे सब जो एजेंट जो कल बनाए, उनको चूँकि आइडेंटिटी कार्ड बनाना ज़रूरी होता है, तो आइडेंटिटी कार्ड इनके बनवाए हैं। और चूँकि सुबह जल्दी पहुंचना है, इनको यहां से वहां पहुंचाने के मतदान केंद्र पे, उसकी व्यवस्था की है ताकि समय पे चले जाएं और समय पे हमारा मतगणना शुरू हो जाए। देखिए, जो आंकड़े आए हैं एग्जिट पोल के, वो साफ संकेत दे रहे हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा फिर से सरकार बना रही है। उसको लेकर किस तरीके से आप सोचते हैं? क्योंकि आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि एग्जिट पोल के मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूँ प्रजातंत्र में जो जनता करती है वो असली निर्णय होता है। आपको मतगणना का इंतजार करना चाहिए और जो जनता का फैसला हो उसको स्वीकार करना चाहिए। पहले कह देना ये मैं मानता हूँ प्रजातंत्र के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद थे टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा। इनका कहना है कि जनता ने जिसको वोट दिया है चुनाव वही जीतेगा। कुछ ही घंटों का समय बाकी है चुनाव नतीजों के ऐलान में। अब देखने वाली बात होगी कि ऊँट किस करवट बैठता है। वजाहत अख्तर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, टोंक। दोस्तों में लोकसभा चुनाव मतगणना को लेकर प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारी की गई है। पीजी कॉलेज पर सुरक्षा के मद्देनजर करीब 600 पुलिस जवान तैनात किए जा रहे हैं। मतगणना विधानसभा वार होगी। कुल 150 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना कक्ष में 12 से 14 टेबल लगाए गए हैं। विधानसभा वार 20 से 21 राउंड मतगणना की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया है कि पहले पोस्टल बैलेट की गणना की जाएगी, जो संभवतः 2 राउंड में पूरी हो सकेगी। मतगणना के संबंध में ईसीआई द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। उसकी अक्षरता से पालना करवाते हुए हमने प्रबंध किए हैं। हमारा 100 मीटर का जो पेरिफेरी है वो पेडेस्ट्रियन जोन रहेगा, जिसमें व्हीकल्स का मूवमेंट अलाउ नहीं होगा। अंदर की अगर हम बात करें तो हमारे काउंटिंग के लिए हमने 150 टेबल्स लगाए हैं, जिसमें 34 टेबल्स हमारे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए होंगे और बाकी टेबल विधानसभा वार हमारे ईवीएम्स की काउंटिंग होगी। कल 4 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर पश्चिमी राजस्थान की बाड़मेर सीट सबसे ज्यादा चर्चाओं में है और इसको लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से माकूल व्यवस्था की गई है। मतगणना को लेकर जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार और संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा बाड़मेर पहुंचे। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठने के बाद मतगणना केंद्र की विजिट करेंगे।
राजस्थान की सबसे चर्चित सीटों में से एक बाड़मेर, जहां पर कल मतगणना होगी और उसको लेकर जोधपुर रेंज आईजी और डिविजनल कमिश्नर जो हैं वो यहां पर कैंप करेंगे। और अभी उन्होंने ये पूरे कल किस तरीके से व्यवस्थाएं, पुलिस की तैनातगी होगी उसको लेकर ब्रीफ किया। सर, किस तरीके से पुलिस की तैनातगी कल बाड़मेर में रहेगी, क्योंकि बाड़मेर जो सीट है वो अपने आप में संवेदनशील सीट? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, संवेदनशीलता बढ़ी हुई है और उसी संवेदनशीलता के हिसाब से पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है ताकि सुरक्षा का माहौल रहे, कहीं पर भी कोई अफवाह के आधार पर या वैमनस्य के आधार पर कोई घटना ना हो सके, तनाव को कम किया जा सके और लोकतंत्र का के महापर्व की जो पूर्णाहुति है जो बिल्कुल सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं प्रक्रिया अनुसार हो सके, उसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। सर, एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय की गई है यहाँ पर बाड़मेर में, जिस तरीके से माहौल बना है? हाँ, थोड़ा बाहर से हमने स्ट्रेंथन किया है बाड़मेर की पुलिस को, पुलिस ही है, बाहर के कुछ जिलों से थोड़ा बहुत मुख्यालय से मंगा के इनको स्ट्रेंथन किया गया, मजबूत किया गया है। बिल्कुल, ये जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार है और सीधे तल्ख शब्दों में कहा है कि किसी भी प्रकार का कानून व्यवस्था को लेकर अगर किसी ने कोई काम किया तो पुलिस उनके साथ जो है सख्ती से पेश आएगी। कैमरा सहयोगी जसवंत है, मैं आपका साथी अशोक शेरा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बाड़मेर। देश के लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। पश्चिमी राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट को लेकर यहाँ पर जोधपुर डिविजनल कमिश्नर और जोधपुर रेंज आईजी यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। हमारे साथ कमिश्नर साहब हैं। सर, किस तरीके से निर्देश जो है वो अधिकारियों को दिए गए हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की ओर से इस काउंटिंग को लेकर की गई है? बाड़मेर लोकसभा की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए हमने पूर्व उपायों के दृष्टिकोण से 4 आरएस अधिकारी जोधपुर से यहाँ भेजे हैं, जिनको कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है, जो जिला मजिस्ट्रेट को सेव करेंगे, और 4 यहाँ के 8 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए और पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया गया उनका। और इसके अलावा मैंने आईजी साहब ने अभी जो आज प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की है और जिसके अनुसार मतगणना से पूर्व, मतगणना के दौरान, मतगणना के बाद समस्त प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। नाकाबंदी, कमजोर वर्ग के एरिया में जहाँ उनकी लोगों को मतगणना के बाद में भी, परिणाम के बाद में भी सुरक्षा प्रदान करना, सब चीज़ हम कर चुके हैं। और हमारी ओर से प्रशासन और पुलिस की ओर से हमारे संयुक्त रूप से अपील है कि जो राजस्थान की जो बाड़मेर जो जिला है और जैसलमेर, ये सांस्कृतिक रूप से शुरू से बहुत ही एनरिच हैं, समृद्ध हैं। प्रेम, भाईचारा, सद्भाव और सहयोग ये सदैव बना रहना चाहिए। ये हार जीत किस्मत की बात है, कौन जीता कौन हारता है इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, किन्हीं अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। केवल जो यहाँ की जो स्थायी जो भाईचारे की जो परंपरा है इसको बनाए रखना, ये हम सब लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे। और सभी नागरिक बंधुओं से अपील है कि वो अनावश्यक रूप से घर से बाहर भी नहीं निकले, क्योंकि आज के टाइम मोबाइल से सब सूचना मिल जाती है, तो अनावश्यक जमावड़ा वगैरह भी नहीं होगा। इस टाइप की हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। बिल्कुल, ये जोधपुर कमिश्नर है जिन्होंने साफ तौर पर कहना है कि बाड़मेर और क्षेत्र की एक अलग परंपरा रही, अलग पहचान रही है, उसी को कायम करने के लिए प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। सहयोगी जसवंत है, मैं आपका साथी अशोक शेरा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बाड़मेर, राजस्थान। जालोर सिरोही लोकसभा मतगणना प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हुआ। भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी जालोर सिरोही लोकसभा मतगणना प्रशिक्षण कार्यशाला पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी पर पहुंचे। यहां पहुंचने पर उनका भाजपा नेता कान सिंह इंदा और भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ने स्वागत किया। प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह ने कहा कि अब की बार भाजपा की लोकसभा सीटें 400 के पार होंगी। प्रदेश महामंत्री और युवा मोर्चा की ओर से पक्षियों के लिए बरग्राम में कई जगह परिंदे लगाए गए। भाजपा नेता कान सिंह इंदा, युवा मोर्चा अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष दिग्विजय सिंह राठौड़, मंडल महामंत्री रंजीत सिंह, जीवन सिंह बंसिया, मनजीत सिंह, उपाध्यक्ष मुकेश गुजर, राजकुमार सिंह बिराटिया, भाग्येश मेवाड़ा, भास्कर मेघवाल, विजय शाह माली, लोवेन सिंह, राजकुमार उदावत, अभिजीत सिंह, यशपाल सिंह सहित अनेकों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर छब्बर सिंह शेखावत हुए सेवानिवृत्त। ज्वाइंट डायरेक्टर कृषि विभाग जोधपुर के पद से रिटायर हुए हैं। डॉक्टर छब्बर सिंह शेखावत के सम्मान में स्वागत समारोह हुआ। सीकर के पैतृक गांव जालुन में स्वागत समारोह हुआ। रघुवीर सिंह, महावीर सिंह, सोहन सिंह शेखावत, शार्दुल सिंह, योगेंद्र सिंह, लोकेंद्र सिंह, युधिष्ठिर सिंह, अक्षय सिंह के नेतृत्व में ग्रामवासियों ने स्वागत किया।
प्रदेश में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बूंदी जिले में पेयजल योजना के 26 एमएलडी फिल्टर प्लांट और 8 एमएलडी निर्माणाधीन फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पानी की शुद्धता व गुणवत्ता की जानकारी ली। साथ ही पेयजल आपूर्ति के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने पेयजल आपूर्ति के संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने वाले अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा है कि भीषण गर्मी में प्रदेशवासियों को किसी भी प्रकार का पेयजल संकट नहीं हो। जलदाय मंत्री ने रामगंज मंडी सहित कोटा बूंदी क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था को लेकर समीक्षा की और अधिकारियों को बेहतर गुणवत्ता बनाए रखने और फील्ड में रहकर लगातार मॉनिटरिंग करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और इसके मद्देनजर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर के ज्वालाना में प्रदूषण नियंत्रण मंडल कार्यालय में कार्यशाला आयोजित की गई और कार्यशाला गीले कचरे से खाद्य कैसे बनाए विषय पर आयोजित की गई। इस मौके पर प्रदूषण मंडल के चीफ साइंटिफिक ऑफिसर वीएस परिहार, अधीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर नेहा अग्रवाल सहित बोर्ड के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला में स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि और आमजन भी शामिल हुए। कार्यशाला में डॉक्टर नेहा अग्रवाल ने रोजाना एकत्रित होने वाले गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग करने, गीले कचरे की अलग अलग परत बनाने और इसे 1 महीने में वर्मी कंपोस्ट के रूप में परिवर्तित करने की विधि की जानकारी दी। वर्कशॉप के दौरान हमारे विभिन्न पूरे 1 सप्ताह का प्रोग्राम है, जिसमें हमारी सेमिनार भी रखी है हम लोगों ने। और आज जैसे आज स्टार्ट हुआ है तो आज साइक्लोथॉन का हमने प्रोग्राम किया सुबह, और अभी ये वर्कशॉप, आज की जो वर्कशॉप है, इसमें हम जो घरेलू कचरे को निस्तारण के लिए वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है, जो फर्स्ट पार्टी में जो 50 रजिस्टर्ड थे हमारे यहाँ, उनको किट भी देंगे उसकी बनाने की। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट भी एक तरह का एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, तो वो आपके वहाँ नगर निगम तक नहीं जाएगा। जब सॉलिड वेस्ट साइड तक घरों में उसका निस्तारण हो जाएगा, उस खाद बनेगी और खाद जो होगी बायोडिग्रेडेबल होगी पूरी। विश्व पर्यावरण दिवस पर हमने सोचा कि जन जागरूकता का कार्यक्रम चलाएं, तो इसी जो हमारी जो 7 दिवसीय वर्कशॉप्स चल रही हैं, तो उसी में एक हमने ये जो हमारे घर से जो गीला कचरा निकलता है उसको कैसे खाद में बना सकते हैं, खाद में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर ये वर्कशॉप रखी गई है। जैसे किस तरह से हम अपनी एक अच्छी आदत से किस तरीके से अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर सकते हैं और कैसे इस कचरे को अपने घर पे ही रह के निस्तारण कर सकते हैं, इसके ऊपर ये पूरी वर्कशॉप रखी गई है। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने आपदा प्रबंधन समिति की बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को विभागीय नियंत्रण कक्ष और अधिक प्रभावी बनाने, पर्याप्त संसाधन जुटाने, मिट्टी के कट्टे, मंडपंप सहित उपलब्ध संसाधनों की जांच करने, सामुदायिक केंद्रों में जरूरी इंतजाम जुटाने, सड़कों से अतिक्रमण हटाने, हाईवे की स्लीप लेन की मरम्मत, खुले विद्युत बॉक्स को बंद करवाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि आमजन से जुड़े सभी विभागों और एजेंसियों के अधिकारी जल्द से जल्द मानसून पूर्व आवश्यक तैयारियां पूरी करें और नागरिकों की ओर से दर्ज करवाई गई शिकायतों पर रिस्पांस टाइम न्यूनतम करें, ताकि प्रभावितों तक त्वरित राहत पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जा सके। जिला कलेक्टर ने मानसून से पहले जल्द से जल्द नालों की सफाई का कार्य पूर्ण करने, जल भराव के क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, एंटी मलेरिया एक्टिविटी शुरू करके सड़कों के गड्ढे भरने, पेचवर्क करवाने, जर्जर भवनों की मरम्मत करवाने, झुके हुए पेड़ों एवं बिजली के खंभों का निस्तारण करवाने, सीवरेज होल पर ढक्कन लगवाने, देवटा, केवटा और चंदलाई सहित अन्य बांधों पर मुस्तैदी बढ़ाने के लिए भी निर्देशित किया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में विश्व साइकिल दिवस पर होटल क्लार्क आमेर में विमेन साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। मंडल के संयुक्त सचिव विनीता सिंह और वित्तीय सलाहकार निधि मेहता ने हरी झंडी दिखाकर साइकिलथॉन का रवाना किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भागीदारी निभाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। संयुक्त सचिव ने महिलाओं को उत्साहवर्धन करते हुए साइकिल की उपयोगिता को प्राथमिकता देने की अपील की। वहीं मंडल के वित्तीय सलाहकार निधि मेहता ने कहा कि साइकिल फिट रहने का सबसे बेहतरीन व किफायती साधन है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से 7 दिवसीय हितधारक कार्यशाला के तहत गीले कचरे से खाद बनाने के विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई।
जिसमें मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी वीएस परिहार ने कहा कि घर में गीले कचरे से खाद बनाकर रासायनिक खेती को ऑर्गेनिक खेती में परिवर्तित किया जा सकता है। वहीं अधीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी नेहा अग्रवाल ने पीपीटी प्रस्तुतिकरण के जरिए कंपोस्ट के तरीकों से घर पर कचरे से खाद बनाने की प्रक्रिया से अवगत करवाया। वहीं पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रदूषण मंडल की ओर से प्रदेश के अस्पतालों में लघु फिल्म चलाकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। देखिए, ये विश्व पर्यावरण दिवस पर हमने सोचा कि जन जागरूकता का कार्यक्रम चलाएं। तो इसी जो हमारी जो 7 दिवसीय वर्कशॉप्स चल रही हैं, तो उसी में एक हमने ये जो हमारे घर से जो गीला कचरा निकलता है उसको कैसे खाद में बना सकते हैं, खाद में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर ये वर्कशॉप रखी गई है। जैसे किस तरह से हम अपनी एक अच्छी आदत से किस तरीके से अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर सकते हैं और कैसे इस कचरे को अपने घर पर ही रह के निस्तारण कर सकते हैं, इसके ऊपर ये पूरी वर्कशॉप रखी गई है। प्रकृति को किस तरीके से संरक्षित किया जाए उसके एक मैसेज देने के लिए हमने आयोजन किया है और उसमें आज 200 से 250 के करीबन बच्चे जो है पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने एक पर्यावरण संरक्षण का जो है एक मैसेज स्प्रेड करने के लिए जो है हम लोगों ने ये साइक्लोथन किया। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस हम बनाते हैं और विश्व पर्यावरण दिवस में बनाना और उसमें जागरूकता लाने के लिए और हज़ारों की संख्या में हम लोग यहाँ पे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और 4 तारीख और 5 तारीख को भी हम लोग 4 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस समिट होती है, राजस्थान की सबसे बड़ी समिट, जिसमें कम से कम 3 से 4 हज़ार बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रोफेसर और इन्वायरमेंटलिस्ट भी। राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो एक साइक्लोथॉन का भी आयोजन किया गया। पोल्यूशन और साइकिलिंग का बहुत ही गहरा रिश्ता है। जब आप साइकिलिंग करते हैं तो ना सिर्फ आप अपने आप को फिटनेस के लिए प्रमोट करते हैं बल्कि पोल्यूशन कम करने में बहुत योगदान देते हैं, क्योंकि साइकिलिंग करने से कोई भी पोल्यूशन का जो है स्राव नहीं होता है। और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे राजस्थान और जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में बहुत ही साइकिलिंग के लिए क्रेज़ है। लोग ग्रुप में एक्टिविटी करते हैं, सुबह सुबह जाते हैं और लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए जाते हैं। हमारे भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे हम साइकिलिंग की एक्टिविटी करते हैं। वन विभाग ने अशोक विहार में बतखों के डक पॉन्ड में पानी की व्यवस्था कर दी है। 3 मई को फर्स्ट इंडिया न्यूज पर भीषण गर्मी और डक पॉन्ड में पानी न होने की खबर प्रसारित की गई थी, जिसके बाद वन विभाग ने पानी भी भरवाया और पॉन्ड की सफाई भी करवाई है। इस मौके पर एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने लिया डक पॉन्ड का जायजा। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर यानी 100% असर। पिछले 3 मई को जब हम यहाँ इधर आए थे तो देखा था कि ये डक पॉन्ड जो है अशोक विहार का, ये बिल्कुल खाली पड़ा था, इसमें पानी की एक बूंद नहीं थी और यहाँ पर 125 से ज़्यादा जो बतख थी वो न केवल पानी की प्यास बुझाने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी को तरस रही थी, वरन चूंकि बतख तो पानी में रहने वाला एक ऐसा प्राणी है जिसको पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ बिल्कुल पानी नहीं था और दूसरी तरफ का जो हिस्सा था उसमें पानी बहुत ज़्यादा गंदा था। लेकिन जैसे ही 3 मई को फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर हमने खबर प्रसारित की, उसके बाद वन विभाग का जो प्रशासन है वो सावचेत हुआ, वो जागा। उसने ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, पहले तो डक पॉन्ड की सफाई करवा कर ये जो गाद इसके अंदर भरी थी इसको बाहर निकलवाई, उसके बाद इसमें पानी भी भरवाया और अब आप देख सकते हैं ये बतख इसी पानी के अंदर, चूंकि इनको जैसा मैंने पहले भी कहा कि पानी की ज़रूरत होती है, इसी पानी के अंदर अब आपको देख सकते हैं कि पानी के अंदर खेलती कूदती बतख नज़र आ जाएंगी। दूसरी तरफ दूसरे और भी कुछ ऐसे पक्षी हैं जो आपको अपने पानी में अपनी प्यास बुझाते हुए नज़र आएंगे और अपने शरीर को गीला करते हुए नज़र आएंगे ताकि शरीर के तापमान को मेंटेन रख सकें। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह के सरोकार वन और वन्यजीवों को लेकर या पक्षियों को लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज़ निभाता रहा है, उसका ही नतीजा ये है कि आज इस डक पॉन्ड में पानी भी भरा है और इसको लगातार अब मेंटेन करने के भी प्रयास वन विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। पूर्व कर्मचारी नेता दिवंगत हनुमान सिंह की 19वीं पुण्यतिथि पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ, राजस्थान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, तकनीकी कर्मचारी संघ और हनुमान सिंह फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में राजपूत सभा भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रह चुके प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व चेयरमैन रासिको राजीव अरोड़ा, श्री राजपूत सभा के अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान जेसीए, महांती हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे सहित राजधानी के राज्य कर्मचारी और राजनीति और खेल जगत से जुड़ी हस्तियों ने अपनी लोकप्रिय नेता, कुशल खेल प्रशासक और मार्गदर्शक दिवंगत हनुमान सिंह की 19वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से श्रद्धांजलि दी।
वो प्रेरणा पुंज थे हमारे जैसे कई कार्यकर्ताओं के लिए। इसके लिए उनके पुण्यतिथि पर उनके प्रियजन हमेशा रचनात्मक काम करते रहते हैं, कभी रक्तदान शिविर, कभी दूसरे कार्यक्रम। आज उसी प्रोधा को हम श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, जिन्होंने इस जयपुर के अंदर कर्मचारी वर्ग से लेकर खेल जगत के अंदर अपनी अमिट पहचान और अपने पीछे इतनी लंबी श्रृंखला के अंदर प्रशंसकों को छोड़कर गए हैं कि आज भी उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण करने के लिए हम श्रद्धापूर्वक में आए हैं। आज श्रद्धेय हनुमान सिंह जी की 19वीं पुण्यतिथि है और वो मजदूर और खेल जगत में, और मजदूरों के तो मसीहा थे वो, और मजदूरों के लिए उनकी समस्या के समाधान के एक तरीके से प्रतीक थे हनुमान सिंह साहब। मैं तो उनको काफ़ी समय से जानता था, जब से बचपन से ही। और कोई भी मजदूर, उसकी कोई भी समस्या हो, उसके पारिवारिक समस्या हो, उसके माता पिता की समस्या हो, उसकी किसी भी प्रकार की, उसके बच्चे के स्कूल में एडमिशन का मामला हो, हनुमान सिंह साहब अपने स्कूटर के पीछे बिठा के उसके साथ, वो धरातल से जुड़े व्यक्ति थे। ऐसा व्यक्ति, ऐसा नेता मैंने कभी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा ने संगमेश्वर पुल का दौरा किया और निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और साथ ही दिसंबर तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने वर्तमान में प्रगति कार्य और बाकी रह गए कार्य की कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस पुल के निर्माण से डूंगरपुर के चीखली से बांसवाड़ा के आनंदपुरी और गुजरात जाने वाले यात्रियों को 90 किलोमीटर कम यात्रा करनी पड़ेगी और इस पुल के निर्माण कार्य के लिए सितंबर 2016 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से स्वीकृति जारी की गई थी। यह पुल सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान की ओर से निर्मित किए जाने वाले पहले केबल स्टे ब्रिज है और इस पुल की कुल लंबाई 906 मीटर होगी। राजस्थान ओलंपिक संघ की विशेष साधारण सभा ने बड़े फैसले करते हुए जिला संघों का वोटिंग अधिकार खत्म कर दिया है। भारतीय ओलंपिक संघ की तर्ज पर राज्य ओलंपिक संघ ने अब सिर्फ मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघों को ही वोटिंग अधिकार दिया है। राज्य ओलंपिक संघ ने 23 जून को चुनाव कराने का भी फैसला किया, लेकिन साथ ही 3 सालों से आरओए की वार्षिक फीस जमा नहीं कराने पर 8 राज्यों खेल संघों को वोटिंग से वंचित रख दिया है। उधर ओलंपिक संघ के दूसरे ग्रुप में इन फैसलों को अवैध बताया गया है। राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन की साधारण सभा की आपातकालीन बैठक आयोजित की गई, क्योंकि राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के 19 जुलाई से पहले 1 माह पूर्व हमारे को 4 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए इलेक्शन कराना आवश्यक है। तो उसमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जितने बदलाव किए, जिनमें उन्होंने स्टेट का वोटिंग राइट भी ख़त्म किया, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे को भी अमेंडमेंट करना था। तो जिला संघों के वोटिंग राइट यहाँ भी ख़त्म किए गए और एथलीट कमीशन और मेरिट के जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके 2-2 वोट इंडियन ओलंपिक में भी होते हैं, उसी भांति अब राजस्थान ओलंपिक में भी रखे जाएंगे। सबसे पहले तो ये कि जो हमारे 23 जून को जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं वो राजस्थान स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के इलेक्शंस हैं, जो हमारी एफिलेटेड यूनिट्स है उनके साथ। क्रिकेट जो है हमारे राजस्थान स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन से एफिलेटेड नहीं है, क्योंकि उसकी एक्टिविटी अलग तरीके से होती है और वो गवर्नड BCCI से होता है। जो हमारे जो बाकी के स्पोर्ट्स हैं उनके लिए हमारा सबसे पहले तो है, जैसे कि व्यास जी ने कहा कि स्टेट गेम्स आयोजित करना ये हमारी प्राथमिकता पे है। दूसरा ओलंपिक भवन का निर्माण है, ये हमारी दूसरी प्राथमिकता है। एसीबी ने राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के ऑफिस में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी टीम ने 2 प्रोजेक्ट डायरेक्टर और 1 रिटायर्ड AAO को 1,20,000 रुपए की रिश्वत लेते अरेस्ट किया है। दोनों प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिश्वत की रकम धौलपुर भरतपुर से लेकर संविदा पर लगे रिटायर्ड AAO को देने आए थे। वहीं शराब के बाद एसीबी की टीम रिटायर्ड AAO के जगतपुरा स्थित घर पहुंची, जहां 92 लाख रुपए नगद और नोट गिनने की मशीन मिली है। डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेड़ा ने बताया है कि एसीबी को सूचना मिली थी कि RSRDC के विभिन्न जिलों में चल रहे निर्माण कार्य में रिश्वत का लेन देन किया जा रहा है। परियोजना निदेशकों और ठेकेदारों की मिलीभगत से पूरा खेल चल रहा है। इसमें बजट आवंटन और बिल भुगतान करने के लिए मुख्य प्रबंधक के लिए रिश्वत का लेन देन किया जा रहा है और इस मामले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर धौलपुर सियाराम चंद्रावत के घर से 32 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर भरतपुर लक्ष्मण सिंह के घर पर भी एसीबी ने सर्च किया।
ब्यूरो मुख्यालय पर इस तरह की सूचना पूर्व में प्राप्त हुई थी कि RSRDC के अंदर जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, उनको उनके मनचाहे बजट आवंटन के एवज के अंदर रिश्वत राशि प्राप्त की जा रही है। इसको डेवलप किया गया और आज ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया गया। जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स भरतपुर और धौलपुर से आए थे, उनके द्वारा यहाँ पर जो महेश गुप्ता कंसल्टेंट लगे हुए हैं, उनको आज रिश्वत राशि दी जानी थी। तो लेन देन के पश्चात हमने पकड़ लिया, आगे कार्रवाई जारी है। अभी काफ़ी आरोपी गणों और संदिग्ध अधिकारियों के घर पर तलाशी चल रही है, तो वहाँ तलाशी पूर्ण होने के बाद खाले से आपको। अलवर के कोटपूतली बहरोड जिले में 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पटवारी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने अनिल कुमार यादव पटवार हल्का शाहपुरा तहसील बांसुर जिला कोटपूतली ने इंतकाल खोलने के एवज में परिवादी से 10,000 रुपए की मांग की थी। डिप्टी एसपी महेंद्र मीणा ने बताया है कि परिवादी नेतराम और उनके पोते मनोज कुमार ने एसीपी कार्यालय में इस संबंध में शिकायत दी थी। सत्यापन सही पाए जाने पर अनिल कुमार पटवारी को बांसुर से उसके किराए के ऑफिस से 10,000 रुपए की रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया गया। पटवारी अनिल कुमार द्वारा परिवादी नेतराम व उसके भाई के नाम इंतकाल दर्ज करने की एवज में 10,000 रुपये रिश्वत के मांग रहे हैं, जिसका एसीबी द्वारा सत्यापन करवाया गया, जिस पर ट्रैप का आयोजन किया गया। रिश्वत राशि 10,000 के साथ अनिल को मौके से उसके किराए के ऑफिस में कस्बा बानसूर से ट्रैप किया गया। उदयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सवीना थाने के कांस्टेबल को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। दरअसल यूनिट को परिवादी ने रिपोर्ट दी थी कि पिछले दिनों अवैध शराब परिवहन के दौरान पकड़ी गई बस को छोड़ने के एवज में सवीना थाने का पुलिसकर्मी मुकेश चौधरी 10,000 की रिश्वत मांग रहा है। इस पर एसीपी स्पेशल यूनिट के एडिशनल एएसपी राजीव जोशी ने इस मांग का सत्यापन कराया और आरोपी पुलिसकर्मी को 10,000 की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया। भरतपुर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार बाल स्वरूप धाकड़ को ट्रैप किया है। नायब तहसीलदार बाल स्वरूप धाकड़ को एसीबी ने 3500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। पूरी कार्रवाई को एएसपी अमित सिंह ने अंजाम दिया। बारा में बीती रात मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में ट्रक ट्रोली पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई थी। 7 मृतक बारा जिले के निवासी थे। मृतक महिला और बच्चे छिपा बड़ौद उपखंड के देवरीजोत ग्राम पंचायत के भगवतपुरा गांव और दिगोद ज्वागर निवासी हैं। बारा की छिपा बड़ौद तहसीलदार मध्य प्रदेश के राजगढ़ पहुंचे, जहां पोस्टमार्टम के बाद शवों को लेकर गांव पहुंचे, जहां सभी का अंतिम संस्कार गांव में किया गया। बारा जिले के 7 महिला और बच्चों की गत रात्रि को ट्रैक्टर ट्रोली पलटने से मौत हो गई थी। दूसरा की सिकरार से बड़ी खबर है, जहां किलाई में पेट्रोल टंकी पर 4 लोगों के चढ़ने का पूरा प्रकरण है। 36 घंटे बाद अधिकारियों की समझाइश पर नीचे उतरे हैं। टंकी पर चढ़े 4 लोग, 2 महिला व 2 पुरुष अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। जमीनी विवाद मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े थे। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी व ग्रामीणों की समझाइश पर टंकी से नीचे उनको उतार लिया गया है। टंकी से नीचे उतरने के बाद एम्बुलेंस से मेडिकल के लिए सिकंदरा सीएचसी भेजा गया है। एसडीएम यशवंत मीणा, सीओ दीपक मीणा, तहसीलदार सुरेंद्र कुमार, सिकंदरा एसएचओ महावीर सिंह, कैलाई सरपंच श्रवण सूबेदार तमाम लोगों की मौजूदगी रही। धौलपुर में पुलिस मुठभेड़ में 35,000 के इनामी बदमाश बंटी गज्जीपुरा के पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश बंटी 1 लाख के इनामी डकैत लुक्का की गैंग का सक्रिय सदस्य है, जिसको हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। घायल बदमाश बंटी गज्जीपुरा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोने का गुर्जा थाना प्रभारी भीम सिंह के मुताबिक भरतपुर रेंज आईजी को बंटी गज्जीपुरा के बाबू महाराज मंदिर के पास होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद गठित टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और इस दौरान बदमाश बंटी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में डकैत बंटी के दाएं पैर में गोली लग गई है। हालांकि पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। साथ ही उसके कब्जे से 315 बोर की पचफेरा राइफल बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक बदमाश बंटी उसके ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एसओ सोने का गुर्जा ने उसको सरेंडर करने की चेतावनी दी, जिस पर उसने सरेंडर नहीं किया
और उसने फायरिंग चालू कर दी। उस मुलजिम बंटी गुर्जर की तरफ से 4 से 5 राउंड फायर हुए। इसमें पुलिस टीम ने अपनी आत्मरक्षा व मुलजिम बंटी गुर्जर को गिरफ्तार करने के लिए 7 राउंड फायर किए। झुंझुनू के शेखसर गांव में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिजली पोल पर काम कर रहे लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल नयासर गांव में लाइनमैन सतपाल मंडावा जीएसएस के अधीन शेखसर गांव में शटडाउन को लेकर बिजली पोल पर कार्य कर रहा था और इस दौरान पीछे से किसी ने बिजली लाइन को शुरू कर दिया, जिसके चलते सतपाल गंभीर रूप से झुलस गया। बीडी के अस्पताल लाते वक्त उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने शव लेने से इनकार कर दिया है और प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों की मांग है कि परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और साथ ही मृतक आश्रितों को सरकारी नौकरी और दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। अस्पताल के बाहर जिला कलेक्टर समेत अन्य पुलिस और दूसरे अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। पहले मांग तो हमारी है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है जो मतलब लापरवाही जिस कर्मचारी ने बरती है उस पर 300 का हत्या का मुकदमा दर्ज की जाए और जो ठेकेदार है बिजली विभाग ने जो ठेकेदारी प्रथा चला रखी है उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए और उनके घर में से किसी एक को जो सरकारी नौकरी है वो तो रूटीन में होती है वो दिया जाए। जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएगी हम सबका पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे और ये बीडी के मोर्चे में बैठे रहेंगे। बीकानेर में तेज गर्मी के चलते जलापूर्ति नहीं होने पर आक्रोशित लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। रामपुरा बस्ती के लोगों ने वार्ड पार्षद सुनील गेदर की अगुवाई में मुक्ता प्रसाद स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले 20 दिनों से क्षेत्र में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, जिससे लोग पीने के पानी के लिए मोहताज हो रहे हैं। मजबूरन लोगों को महंगे दामों पर पानी के टैंकर खरीदने पड़ रहे हैं। पार्षद ने कहा कि कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत भी कराया गया है, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। सिरोही जिले में अबुरोड नगर पालिका प्रशासन ने टीटी कॉलोनी में अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया। हालांकि इस दौरान अतिक्रमणकारी ने जमकर हंगामा किया, लेकिन नगर पालिका के सख्त रवैये के चलते विरोधी स्वर पस्त हो गया और जेसीबी ने अतिक्रमण को हटा दिया। जिले में अबुरोड नगर पालिका प्रशासन ने टीटी कॉलोनी में अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया। हालांकि इस दौरान अतिक्रमणकारी ने जमकर हंगामा किया, लेकिन नगर पालिका के सख्त रवैये के चलते विरोधी स्वर पस्त हो गया और जेसीबी ने अतिक्रमण को हटा दिया। अश्लील फोटो और वीडियो कॉलिंग कर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह को गिरफ्तार करने में साइबर थाना हनुमानगढ़ ने सफलता हासिल की है। साइबर थाना इंचार्ज डीएसपी अरुण शर्मा ने बताया है कि पुलिस ने भादरा में कार्रवाई करते हुए संदीप और सुमित को गिरफ्तार किया। तीनों ने इंस्टाग्राम पर 80 फर्जी आईडी बना रखी थी और इन आईडी के माध्यम से अश्लील फोटो, वीडियो और अश्लील वीडियो कॉलिंग कर लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा था। पुलिस ने 6 मोबाइल फोन, 7 सिम और 12 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। वहीं तीनों से 80 इंस्टाग्राम आईडी और 10 यूपीआई आईडी भी मिली है। थाना इंचार्ज के अनुसार तीनों ने करीब 7 लाख रुपए की ठगी करने की बात स्वीकार की है। पुलिस तीनों से पूछताछ में जुटी हुई है और इसके अन्य साथियों की तलाश भी की जा रही है। इंस्टाग्राम पे जो न्यूड फोटोज, न्यूड वीडियोस और न्यूड वीडियो कॉलिंग के नाम पे धोखाधड़ी और पैसों का लेन देन हो रहा है। अश्लील सामग्री परोसी जा रही है, जिससे युवा हैं या कम उम्र के बच्चे उपद्रष्ट भी हो रहे हैं और साथ में उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है उनको। तो हमने उस दिन रेड डाल के और भादरा से 2 लोग उठाए थे। इनके साथ ही एक और पकड़ा गया है। इनके पास से हमें 6 मोबाइल फोन, 7 सिम कार्ड, 80 के करीब फर्जी इंस्टाग्राम आईडीज और 12 एटीएम कार्ड, लगभग 10 यूपीआई आईडी जिनसे ये पैसों का लेन देन करते थे। जयपुर में बाइक सवार बदमाशों ने डेयरी कलेक्शन एजेंट से लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल बेखौफ बदमाशों ने डेयरी कलेक्शन एजेंट को धक्का मारकर रोड पर गिरा दिया और मारपीट कर 7 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। सूचना पर डीसीपी ईस्ट कावेंद्र सागर और पुलिस के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली गई। इस मामले में पुलिस टीमों का गठन करके सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। देखिए, जो गोनेर रोड है कोनाविरन थाना क्षेत्र में, वहाँ पे एक लूट की घटना की हम लोग पर सूचना आई है, जिसमें एक जो डेयरी से पैसे कलेक्ट करने वाला व्यक्ति है उससे पैसे लूटने की वारदात जो हुई है।
ये काफ़ी दिन से ये व्यक्ति ये पैसा कलेक्शन का काम करता है, लेकिन आज ही इसके साथ ये वारदात हुई। हम लोग को जो सूचना मिली उसके आधार पे हमारी जो पूरी ईस्ट की DST टीम है, खोनागुरियान थाना क्षेत्र की टीम है और ACP मालवीय नगर, हमने सबको मौके पे इसका जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए लगाया। और चलिए